कैसे हो बच्चों। आज हम क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉस्ट वाला चैप्टर हम कवर करेंगे। पहली वीडियो है ये, ठीक है। इसके कई पार्ट्स और आएंगे, दो तीन और आएंगे, इसके पार्ट 2 और पार्ट 3, तब जाके खत्म होगा। तो आज हम कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से समझना, रटवाऊंगा कुछ भी नहीं, ठीक है। लॉजिक बताऊंगा हर चीज के पीछे। जितना पढ़ाऊं उतना जरूर पढ़ना है आपको, फिर अगले लेक्चर को देखना है। समझ में आ गया? और लेट कर मत देखना, कॉपी पेन तुम्हारे सामने होना चाहिए। और जो मैं बोर्ड में लिखवा रहा हूं, या तो इसको अभी लिख लो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि भाई वीडियो को पॉज करना, ठीक है। जो भी मैं बातें बोलूंगा अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे, कुछ बातें इंपॉर्टेंट होंगी जो मैं खुद बोलूंगा, उसको आपको लिख लेना है हैंड टू हैंड कॉपी में, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट फिर फोन में ही पड़ा रह जाएगा, फिर वो कभी भी कॉपी में नहीं उतरता, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं भी ऐसे ही करता था, इसीलिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट वाले चैप्टर को। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो कॉस्ट, कॉस्ट होता क्या है, ध्यान से समझना। कॉस्ट होता क्या है, यहां पे कॉस्ट का पता है क्या मतलब है? यहां पे कॉस्ट का मतलब है हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट, ठीक है। इसका मतलब प्रोडक्शन करने में कितना कॉस्ट लग रहा है, कितनी लागत आ रही है। कॉस्ट मतलब टोटल कितना खर्चा हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट। अब कॉस्ट निकलता कैसे है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट एक्सपेंडिचर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर प्लस मिनिमम प्रॉफिट्स, इन तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या निकल जाता है? कॉस्ट। अब ध्यान से समझ लेना, पहली चीज सीखने जा रहे हैं हम कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता क्या है। ध्यान से समझना, बहुत मजा आएगा। तो भाई डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता क्या समझते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हम किसको पे करते हैं? आउटसाइडर्स को। मतलब कंपनी जो है वो आउटसाइडर्स को अगर पे कर रही है, या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, कोई भी फर्म अगर आउटसाइडर को कोई भी पेमेंट करेगी, उसे क्या बोल देंगे हम? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल दो इसका, इसका ध्यान से देखना, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे सप्लायर को पेमेंट कर रहा हूं। सप्लायर को जब मैं पेमेंट कर रहा हूं तो क्या होगा? वो आउटसाइड एक्सपेंडिचर। समझ में आया? यानी बिजनेस के बाहर के जो बंदे हैं उनको अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं तो उसे मैं क्या बोलूंगा? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। क्या यहां तक आ गया समझ में? ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ध्यान से समझना। यहां पे क्या बोला है? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय ओनर। मतलब जो भी इनपुट ऑनर ऑनर जो भी इनपुट डालता है प्रोडक्शन में, ठीक है, जो भी इनपुट ऑनर डालता है उसका हम एस्टिमेशन निकालते हैं कि वो कितने रुपए तक का होगा, उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। और उसे हम क्या बोल देते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ध्यान से एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लो मैं केमिस्ट वाला हूं, ठीक है। मैंने केमिस्ट की दुकान खोली, बिल्डिंग भी मेरा ही है, ठीक है। मेरी बिल्डिंग पहले से पड़ी हुई थी, खाली पड़ी हुई थी। मैंने सोचा चलो केमिस्ट की दुकान खोल लेते हैं, तो मैंने केमिस्ट की दुकान खोल ली बिल्डिंग में, ठीक है। क्या मेरे को रेंट देना पड़ेगा? नहीं, ठीक है, मेरे को रेंट नहीं देना पड़ रहा। उसके बाद मैंने किसी को जॉब के लिए हायर नहीं किया, मैं खुद ही जॉब कर रहा हूँ उसके अंदर, मैं खुद ही काम कर रहा हूँ। मालिक भी मैं ही हूँ, नौकर भी मैं ही हूँ, और वो जमीन भी, वो जो बिल्डिंग है जिसमें मैंने दुकान खोली है, वो भी मेरी है। अब एक ध्यान से एक चीज बताना, इसके अंदर क्या मैं बोल सकता हूं कि ऑनर ने अपना लैंड और अपनी सर्विस किसको दिया है? बिजनेस को दिया है, जो कि उसका केमिस्ट का बिजनेस, उसको दिया है। तो हम क्या करेंगे? अंदाजा लगाएंगे कि जितने बड़े बिल्डिंग में, या फिर जितने बड़े कमरे में, जितने बड़े हॉल में मैंने केमिस्ट की दुकान लगाई है, सेम इतना ही बड़ा अगर मैं कमरा मार्केट में लेता दुकान लगाने के लिए, इतनी बड़ी जगह में अगर मार्केट में लेता दुकान लगाने के लिए, तो कितना मुझे रेंट देना पड़ता, वो एस्टिमेशन लगाते हैं, ठीक है। और वो मन में हम सोच लेते हैं, ठीक है। इसकी पेमेंट नहीं जा रही, इसकी पेमेंट नहीं जा रही, ठीक है। मन में हम अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई अभी मैं अपने घर पे कर रहा हूं, अगर मैं अपने घर पे नहीं करता, ठीक है, कहीं पे रेंट लेके करता, तब कितनी वैल्यू निकलती भाई, तब कितना रेंट मुझे देना पड़ता, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर पे नहीं होता, ये हम क्या कर लेते हैं? अपने ही दिमाग में सोच लेते हैं। समझ में? अपने मन में सोच लेते हैं, अंदाजा लगाते हैं। बोला ना मैंने, एस्टिमेट करते हैं।
समझ में आ गया? ये नो पेमेंट इज मेड टू आउटसाइडर, इसमें आउटसाइडर को पेमेंट नहीं जाता, जैसे कि मैंने बता दिया। इसमें हम क्या करते हैं, मालिक से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको सोचते हैं। यहां तक आ गया समझ में? अब उसके बाद मिनिमम प्रॉफिट्स। अब ध्यान से समझना, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि सर प्रॉफिट जो है, सर बोल लो या भैया बोल लो, कि सर प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट के अंदर कैसे आ रहा है। ध्यान से समझना, मैं बोलूं भाई मैं सामान बना रहा हूं 10 रुपए का और उसको बेच रहा हूं मैं 12 रुपए में, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 2 रुपए का तो मेरा सीधा सीधा प्रॉफिट है? मुझे सामान बनाने में 10 रुपए लग गए, ठीक है, और मैं उसको बेच रहा हूं 12 रुपए में, 12 रुपए में बेच रहा हूं, तो इसका मतलब 2 रुपए का मेरा प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट को मैंने कॉस्ट में क्यों ले लिया? अब ध्यान से समझना, इस प्रॉफिट को कॉस्ट में क्यों लिया, ध्यान से समझना। देखो, मिनिमम प्रॉफिट का मतलब पता है क्या है? मिनिमम प्रॉफिट वो पैसा है, वो अमाउंट होता है, मिनिमम प्रॉफिट वो अमाउंट होता है जो कि किसी भी प्रोड्यूसर को मिलना चाहिए ताकि वो उस काम को कंटिन्यू रखे, किसी दूसरे काम में शिफ्ट ना कर जाए। ध्यान से समझना, मैं एग्जांपल देता हूं, मैं टीचर, ठीक है, अगर मान लो मेरे को मिनिमम 5,000 रुपए चाहिए हर महीने, 5,000 रुपए चाहिए हर महीने अपने खर्चे के लिए, अगर मैं टीचिंग से 5,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहा हूं, तो क्या मैं इस टीचिंग को कंटिन्यू करूंगा? अगर मैं अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं कमा पा रहा तो नहीं करूंगा ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं, इस टीचिंग वाले काम को कंटिन्यू रखने के लिए मिनिमम इतनी कॉस्ट तो देनी पड़ेगी, है ना? इसलिए मिनिमम प्रॉफिट्स को भी हमने किसके अंदर ऐड किया है? कॉस्ट के अंदर। एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैं मैन्युफैक्चरर, मेरा पेन बनाने का, ठीक है, ये जो डिजिटल बोर्ड होता है ना, इसका पेन बनाने का मेरा बिजनेस है, और मैंने ये सोचा कि भाई एक पेन में 1,200 रुपए में बेचूंगा या 10,000 रुपए में बेचूंगा, समझ लो 10,000 रुपए में, ठीक है, 8,000 रुपए का पेन बनाऊंगा, 10,000 में कम से कम बेचूंगा, इसका मतलब कम से कम 2,000 रुपए का मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम 2,000 रुपए का, कम से कम 2,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। याद आया समझ में? कम से कम 2,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। अगर मैं पेन बेच करके 2,000 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं बना पा रहा हूं, तो क्या मैं इस काम को कंटिन्यू करूंगा? नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? कोई दूसरा सामान या कोई दूसरी सर्विस देने लग जाऊंगा। समझ में आया? तो इतना पता चल गया भाई हमें कि मिनिमम प्रॉफिट का मतलब क्या है, कि वो अमाउंट जो किसी भी प्रोड्यूसर को उस काम को कंटिन्यू रखने के लिए चाहिए ही होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? मिनिमम प्रॉफिट। आगे मैंने डेफिनेशन दे दी है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच द प्रोड्यूसर मस्ट गेट टू कंटिन्यू, ये लिखा मैंने कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ गिवन गुड्स एंड सर्विसेज एंड डू नॉट शिफ्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स। समझ में आ गया? किसी भी प्रोड्यूसर को कम से कम उतना अमाउंट तो मिलना ही चाहिए ताकि वो उसी दिए हुए गुड्स एंड सर्विसेज, यानी मैं टीचिंग करूं तो टीचिंग को ही मैं कंटिन्यू रखूं। समझ में आया? इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं टीचिंग को कंटिन्यू रखूं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट में लिख देना कि भाई अगर तुम्हें चीजें समझ में आ रही है, और कमेंट में ये भी लिखना कि जो चीजें तुम्हें समझ में नहीं आ रही वो भी कमेंट में लिखना। हमारे कोचिंग सेंटर चेतना सृजन एकेडमी का, ठीक है, चेतना सृजन अकेडमी, चेतना सृजन अकेडमी का लिंक, ऐप का लिंक और वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? उसके अंदर ना ये फाइल्स आपको मिल जाएगी, ठीक है, या फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, आप डाउनलोड कर लेना और अपने दोस्तों को भी करवा देना, क्योंकि नॉलेज जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा फायदा होगा। समझ में आया? शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है, घटती नहीं है। यहां तक पता चल गया भाई, मिनिमम प्रॉफिट्स का मतलब पता चल गया। जो भी डाउट होगा उसे कमेंट में लिख देना, और समझ में आ रहा हो तब भी कमेंट में लिखना। मुझे मोटिवेशन मिलना चाहिए, और ये मोटिवेशन कैसे मिलेगा भाई? अगर तुमने कमेंट अच्छे अच्छे किए तब। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक आ गया समझ में? अब आगे देखो क्या है भाई। अब ध्यान से देखना, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को ना हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब मतलब समझते हैं भाई, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को हम
एक्सप्लिसिट कॉस्ट के नाम से जानते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट का मतलब पता है क्या होता है? जो हमें पहले से पता है, जो पहले से गिवन है, स्टेटेड है, उसमें लिखा हुआ है पहले से कि इतना तो होगा ही होगा, उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट। यानी जो हमें पहले से पता है, जो पहले से पता होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब ध्यान देना, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या यही होता है कि आउटसाइडर को पेमेंट करना, आउटसाइडर को पेमेंट करना। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या होता है? आउटसाइडर को पेमेंट करना। और मैं अगर सप्लायर से माल मंगवा रहा हूं, मैं अगर सप्लायर से माल मंगवा रहा हूं, तो क्या मुझे पहले से पता है कि मुझे उतने रॉ मटेरियल्स के लिए उतना अमाउंट तो देना ही पड़ेगा? पहले से पता है ना, पहले से पता है। तो क्या मैं डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोल सकता हूं? अब आया समझ में? क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में हमें पहले से पता होता है कि कितना पेमेंट करना है। समझ में आ गया? अब उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर को हम इम्प्लीसिट कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब ध्यान से समझना, इम्प्लीसिट कॉस्ट का मतलब, इम्प्लीसिट का मतलब पता क्या होता है? जो हमने मन में सोचा, मन में सोच लिया है हमने। इम्प्लीसिट मतलब जो हमारे मन में है। और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर का मतलब, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर का मतलब भी क्या होता है? ऑनर ने जो भी वैल्यूज तुम्हें दी है, ऑनर ने जो भी इनपुट्स डाले हैं, ठीक है, प्रोडक्शन में, ऑनर ने जो भी प्रोडक्शन में इनपुट डाले हैं, उस इनपुट की एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है, यानी हम मन में सोच रहे हैं। एस्टिमेशन मतलब हम अंदाजा लगा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, इसीलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर को इम्प्लिसिट कॉस्ट बोल दिया। आ गया समझ में? अब उसके बाद मिनिमम प्रॉफिट्स, मिनिमम प्रॉफिट्स को हम नॉर्मल प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। अब भाई बहुत सारे यूट्यूब चैनल या फिर बाकी जो जगह होंगे, ठीक है, वहां पे क्या होता है, बस ऐसे बोल देते हैं कि इसको हम नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं और आगे निकल जाएंगे। मैं बताता हूं नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है एज पर द इंडस्ट्री, किसी भी बिजनेस को मिनिमम कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए उसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। एक एग्जांपल देता हूं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री समझते हो आप लोग? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब कार की, कार मैन्युफैक्चरिंग वाली जो इंडस्ट्री है, उसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स हैं। वॉल्क्सवैगन है, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, मारुति सुजुकी, ठीक है, ऐसे कुछ कंपनीज हैं। ये सब मिलकर के क्या बनाती है? एक ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री। समझ में आया? अब इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, सबने देखा कि अगर इस इंडस्ट्री में टिके रहना है तो कम से कम हर साल तुम्हें 10% प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए। तो एज पर द इंडस्ट्री नॉर्म्स, इंडस्ट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग, रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, मिनिमम प्रॉफिट जितना चाहिए होता है उस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या यहां तक पता चल गया? अब आगे बढ़ते हैं। अगर एक और एग्जाम, एक अच्छा सा भाई दिमाग में आ गया एकदम से, अगर मान लो 10 की जगह पे 12% अगर अर्न कर रहा हूं, मान लो इंडस्ट्री के हिसाब से 10% कम से कम करना चाहिए, लेकिन मेरी कंपनी बीएमडब्ल्यू, ठीक है, 12% प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो ये जो एडिशनल 2% है इसको हम क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट। समझ में आया? बस अब देखो, मैंने ये चीजें तुम्हें बता दी, अब हम समझते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है। इकोनॉमिक कॉस्ट का सीधा सीधा मतलब क्या होता है समझो। इकोनॉमिक कॉस्ट अगर तुमसे पूछ ले तो तुम क्या लिखोगे? एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट प्लस नॉर्मल। अगर तुमसे बोला इकोनॉमिक, अगर इकोनॉमिक कॉस्ट वर्ड लगा दिया तो तुम्हें क्या लगना है? तुम्हें लिखना है इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और नॉर्मल। लेकिन अगर तुमसे बोल दे, अगर तुमसे सिर्फ बोले कॉस्ट क्या होता है, तो तुम लिखना डायरेक्ट एक्सपेंडिचर प्लस इनडायरेक्ट प्लस मिनिमम प्रॉफिट। अगर सिर्फ कॉस्ट बोला तो ये लिखना है। अगर बोल दे इकोनॉमिक कॉस्ट तो इनके जो दूसरे नाम मैंने बताए, नॉर्मल प्रॉफिट, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, उनको ऐड करके लिख देना है। यहां तक आ गया समझ में? अब हम भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये सब टोटल कॉस्ट वगैरह समझने से पहले ना कुछ चीजें समझ लेते हैं भाई। कुछ चीजें हम क्या समझते हैं, देखो जो कॉस्ट होता है ना, कॉस्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है वेरिएबल
और एक होता है फिक्स्ड। अब ध्यान से समझना एग्जांपल के थ्रू। वेरिएबल का मतलब पता है क्या होता है? जो चेंज होता रहता है लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ। प्रोडक्शन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया PROD और ऊपर N लगा दिया। ध्यान से समझना, वेरिएबल कॉस्ट का नाम ही क्या है? वेरिएबल मतलब चेंज होते रहना। लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ जो कॉस्ट चेंज होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। यहां तक आ गया समझ में? एग्जाम्पल देना सर। एग्जाम्पल तुम देखो, जैसे लेबर का एग्जाम्पल लेता हूं भाई मैं। मेरी चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री, ठीक है। पहले मैं एक दिन में 10 चॉकलेट बनाता था। 10 दिन एक दिन में 10 चॉकलेट बनाता था, तो मुझे सिर्फ एक ही लेबर चाहिए था, ठीक है। और इस लेबर को मैं 100 रुपए पे करता था, ठीक है, 100 रुपए। अब मेरा प्रोडक्शन जो हो गया वो 20 हो गया, ठीक है। तो अब मैंने 2 लेबर रख लिए, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अब मेरा जो कॉस्ट लग जाएगा वो 200 रुपए लग जाएगा। फिर मैंने 30 चॉकलेट बनाने स्टार्ट कर दिए। अब मैंने 3 लेबर रख लिए। अब मैंने 3 लेबर रख लिए, तो अब मेरे को कितना कॉस्ट लगेगा? 300। तो क्या मैं बोल सकता हूं लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ हमारा कॉस्ट भी चेंज हो रहा है? तो वो कॉस्ट जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। जैसे लेबर क्या है? एक वेरिएबल फैक्टर है ना। लेबर वेरिएबल फैक्टर है। अब जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा या कम करूंगा, मेरे लेबर के ऊपर जो मेरा खर्चा है वो भी ऊपर नीचे होता रहेगा। इसलिए लेबर के ऊपर जो खर्चा करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल कॉस्ट। और एग्जांपल, रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल, मैं जब 10 चॉकलेट का प्रोडक्शन कर रहा हूं तो उसके हिसाब से रॉ मटेरियल मंगवाऊंगा। मैं 20 चॉकलेट का प्रोडक्शन करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग ज्यादा रॉ मटेरियल मंगवाऊंगा। जब मैं 30 के अकॉर्डिंग करूंगा तो और ज्यादा रॉ मटेरियल मंगवाऊंगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल के ऊपर जो मेरा खर्चा है वो भी बढ़ रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ रॉ मटेरियल भी क्या है? एक वेरिएबल कॉस्ट। रॉ मटेरियल के ऊपर जो खर्चा है वो भी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब समझ में आ गया, जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज होते रहते हैं। समझ में आया? अब समझते हैं फिक्स कॉस्ट। इन्हें मिटा दूं मैं पहले भाई। अब ध्यान समझना भाई, फिक्स कॉस्ट समझते हैं। फिक्स कॉस्ट का मतलब पता है क्या है? जो फिक्स है, चेंज ही नहीं होगा। चाहे मैं कुछ भी ना प्रोडक्शन करूं तब भी मेरा खर्चा उतना ही होगा। मैं दुनिया भर की प्रोडक्शन कर दूं तब भी मेरा उतना ही खर्चा होगा। एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से समझना। मैंने एक फैक्ट्री रेंट पे लिया चॉकलेट बनाने के लिए। मैंने चॉकलेट बनाने के लिए एक फैक्ट्री रेंट पे लिया। अब मैं 0 चॉकलेट बनाऊं तब भी मेरा मान लो 50,000 रुपए तो रेंट जाएगा, है ना। ये क्या है? रेंट। और ये है चॉकलेट, ये है चॉकलेट। ध्यान समझना, मैं 0 चॉकलेट बना रहा हूं तब भी मेरा 50,000 रुपए रेंट जाएगा। मैं सिर्फ 10 चॉकलेट बनाऊं तब भी मुझे 50,000 रुपए रेंट देना पड़ेगा। मैं 100 चॉकलेट बनाऊं तब भी मुझे 50,000 रुपए रेंट देना पड़ेगा। बोल सकता हूं? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं कितना भी प्रोडक्शन में चेंज कर लूं, मेरा ये जो रेंट है वो तो फिक्स रहेगा? तो क्या मैं बोल सकता हूं फिक्स कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट होता है जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होता है। समझ में आ गया? अब अब आगे बढ़ते हैं भाई। इसको मिटा दूं मैं। अब आगे देखते हैं। यहां पे लिखा है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जितने भी खर्चे हुए हैं उन सबको ऐड कर दो, उसे क्या बोल दूंगा मैं? टोटल कॉस्ट। एग्जांपल, मान लो मैंने मेरी फैक्ट्री का रेंट है 50,000 रुपए और मैंने 2 लेबर काम पे लगा रखे हैं
और मेरे को 2 लेबर का 200 रुपये पड़ रहा है, ठीक है, 2 लेबर का 200 रुपये पड़ रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है और ये मेरा फिक्स कॉस्ट है। तो टोटल कितनी, मेरा टोटल खर्चा कितना आ रहा है 50,000 प्लस 200, 5200 रुपए, 50,200 रुपए मेरा खर्चा आ रहा है ना, 50,000 रुपए फिक्स है और 200 रुपए मैं लेबर को दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा अभी जो खर्चा है वो 50,200 रुपए है, तो इसका मतलब मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है 50,200 बोल सकता हूँ। तो यही तो मैंने भी लिखा है, टोटल कॉस्ट क्या होता है, जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं प्रोडक्शन में उन सब का टोटल कर दो, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला भी क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है, रॉ मटेरियल मंगवाया उसमें जितना खर्चा हुआ, लेबर जितना लगाया उस पर जितना खर्चा हुआ, इन दोनों को जोड़ा, रॉ मटेरियल और लेबर, रॉ मटेरियल और लेबर दोनों को मैंने जोड़ा, इनके ऊपर जितना भी खर्चे उन दोनों को ऐड किया, तो ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट थे, दोनों वेरिएबल कॉस्ट को मैंने ऐड कर दिया, तो मेरा क्या निकल गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और फैक्ट्री का रेंट में कितना दे रहा हूं 50,000 रुपए, मशीन का रेंट मान लो, मशीन भी मैंने मान लो रेंट पे लिया, मशीन का रेंट कितना दे रहा हूं वो मान लो 20,000 रुपए, तो 50,000 रुपए फैक्ट्री का रेंट, 20,000 रुपए मशीन का रेंट, इनको टोटल किया तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना आया 70,000 रुपए। मशीन भी फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आता है, ठीक है, क्योंकि अगर तुम 10 टॉफी बनाओगे तब भी उतना ही, तब भी एक मशीन अगर तुम्हारे पास है तो एक मशीन ही रहेगा, दो अगर तुम 100 बनाओगे तब भी तुम्हारे पास वही मशीन है, ठीक है, इसलिए उसे जनरली फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर काउंट किया जाता है। समझ में आया? तो फिक्स्ड कॉस्ट तुम्हारा 70,000 आ गया भाई, 20,000 रुपए मशीन का, 50,000 रुपए उसका, तो 70,000 रुपए ये, और जो तुम्हारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट आया था रॉ मटेरियल और लेबर का मिला करके। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों के टोटल को जोड़ दो, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के टोटल को जोड़ दो तो मेरा टोटल कॉस्ट निकल जाता है, बोल सकता हूं, ठीक है। ये आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, मैंने लिखा है यहाँ पे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, सम ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस इनकर्ड, सम ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट, किसी भी पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट को बनाने में जितने भी वेरिएबल्स लगे उन सबका टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आ गया? उसके बाद टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है भाई, जितने भी फिक्स फैक्टर्स हैं, जितने भी फिक्स फैक्टर्स हैं हमारे प्रोडक्शन के अंदर, जितने भी फिक्स फैक्टर्स यूज हो रहे हैं उनके ऊपर टोटल कितना खर्चा आ रहा है उसे हम क्या बोल देते हैं भाई, टोटल फिक्स कॉस्ट। खत्म, आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि भाई वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ किस तरीके से बनता है, क्या रिलेशनशिप है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनता है, फिर उसके बाद देखेंगे टोटल कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनता है, फिर उसके बाद एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं एक एक चीजें समझ में आई, अगर नहीं आया समझ में एक बार दोबारा देखो वीडियो को, फिर भी नहीं आया समझ में तो कमेंट में लिख दो, और भाई ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, ठीक है। आने वाले टाइम पे हम बहुत सारी चीजें लेकर के आने वाले हैं और इसके अंदर 12वीं के भी कंटेंट डलेंगे। अभी मैं कैश फ्लो से स्टार्ट करूंगा 12th क्लास के, तो तुम्हारे जो भी भाई बहन है जो 12th क्लास में है, प्री बोर्ड उनका होने वाला है दिसंबर के मिड में, तो उनको शेयर कर देना, लॉजिक के साथ पढ़ाऊंगा, कुछ भी रट्टा नहीं लगवाऊंगा। जो ये डर होता है ना कि इको या अकाउंट्स बहुत मुश्किल होता है, इसकी वजह से लोगों का खेलना कूदना बंद हो जाता है बच्चों का, क्यों, क्योंकि वो रट्टा मारते हैं, खेलना कूदना बंद हो जाता है, तो खेलना कूदना बंद नहीं होगा, क्यों, एक बार समझ लो, अलग अलग टाइप के 4-5 सवाल कर लो, आ जाएगा कॉन्फिडेंस। और अगर तुमने रट्टा मारा ना, तुम 1,500-2,000 सवाल भी कर लोगे ना, तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, तब भी मन में डर रहता है कहीं कुछ अलग सा ना आ जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो समझा नहीं ना, क्वेश्चन जबरदस्ती प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करते हैं बच्चे जब रट्टा मारते हैं। और मैंने देखा यूट्यूब में किस अकाउंट्स, पता है यूट्यूब में कैसे पढ़ाते हैं कि भाई ये जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, तुम्हारे 11th में भी है 18वां और 19वां चैप्टर, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, इस साइड ये चीजें रिकॉर्ड होंगी डेबिट साइड पे,
और क्रेडिट साइड पे ये चीजें रिकॉर्ड होंगी। ये फॉर्मेट है बेटा, इसे याद कर लेना, ऐसे पढ़ाते हैं। अब कितना याद रख लेगा कोई बच्चा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये बताओ ना। समझ में आया? तो लॉजिक के साथ अगर तुम्हें पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, रट्टा लगाना है तो फिर भाई बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब में, ठीक है, इसमें भी देख करके रट्टा ही लगा लोगे। समझ में आया? तो हमारा मेन मोटिव यही है कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। समझ में आया? तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, मीडियोक्रिटी लेवल से ऊपर उठना है हमें, मीडियोकर रह के नहीं रहना, ठीक है, उससे थोड़ा ऊपर उठना है, फिर उसके बाद और ऊपर उठना है। समझ में आया? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।